हेलो दोस्तों, वेलकम टाइम स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जब भी हम अपनी विदेश नीति को समझते हैं पढ़ते हैं तो हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सारे देशों में जो हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं वो है पाकिस्तान। लेकिन एग्जैक्ट में अगर देखा जाए तो ऐसा है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ एक मोहरा है हमारे सामने रखने का। एग्जैक्ट में हमारा अगर कोई दुश्मन है तो वो है चाइना। दोस्तों, चाइना समय समय पर ऐसी नीतियां बनाता रहता है जो भारत को वो किसी न किसी तरीके से परेशान कर सके। तो आज हम लोग मैप से ये समझेंगे कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कैसे है। चाइना चाहता है कि वो इन सारे एरिया पर कब्जा कर ले। तो हम लोग चाइना के कुछ न्यू डेवलपमेंट्स की बात करेंगे जो अभी रिसेंट में हुए हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो, हर एक चीज इसमें तथ्य परख है, यानी सब कुछ रिसर्च करके बनाई गई है। कुछ न्यूज़पेपर थे हमारे पास, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, दैनिक जागरण, अमर उजाला और जितने भी आते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स है हमारे पास, जिनसे हमने एक कंप्लीट आर्टिकल तैयार किया है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि वर्तमान समय में भारत और चाइना और पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, इनके रिश्ते कैसे चल रहे हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस इन रिश्तों में आ रही हैं वर्तमान समय में। तो चलिए बिना देर के हुए आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि चाइना की थोड़ी सी हिस्ट्री कैसी है, चाइना का थोड़ा सा इतिहास समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि चाइना और भारत के बीच में क्या समस्याएं चल रही हैं। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का सोर्स क्या है, क्यों चाइना पाकिस्तान की हमेशा फ्रेंडशिप रहती है, क्यों ऐसा होता है। फिर उसके बाद समझेंगे कि चाइना और भूटान के साथ नए डेवलपमेंट्स ऐसे क्या किए गए जिससे भारत को बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए और ये चिंता का विषय भी है। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि चाइना म्यांमार के साथ दोस्ती क्यों बढ़ाना चाहता है, जिससे आपको पूरा का पूरा ये सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाए और पूरा का पूरा टॉपिक डिटेल में पता चल जाए। देखिए, होता यह है कि जैसे आपको पता है कि अंग्रेज लोग जो इंग्लैंड में रहते थे और इंग्लैंड में रहने के बाद उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व में जितनी भी जगहें थीं वहां पर अपनी कंपनियां बनाना शुरू की। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऐसे चाइना में भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्योंकि उनके हिसाब से ईस्ट में आता है। ऐसे ही जब धीरे धीरे सारी कंपनियां बन गई तो वो लोग उपनिवेशिक ताकतों को बढ़ाने के लिए हर जगह निवेश करने लगे। ऐसे ही चाइना में भी निवेश शुरू हुआ। चाइना में क्या हुआ, पूरी तरीके से चाइना पर कभी कब्जा नहीं कर पाए लोग, तो इन्होंने चाइना पर अर्ध तरीके से कब्जा किया। 1912 में चाइनीज सरकार ने सोचा कि मतलब अब जो है ब्रिटेन का हस्तक्षेप हमारी सरकार में नहीं चाहिए हमको, तो उन्होंने क्या किया, 1912 के बाद से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। इधर 1912 में क्या हुआ, इधर जब ब्रिटेन चाइना से वापस जा रहा था तो जापान ने मौका देखा और जापान ने चाइना के साथ युद्ध शुरू कर दिया। तो 1912 के बाद चीन और जापान का युद्ध हो गया। ये 1912 के बाद इसे हुआ। इसी के बाद आपने देखा होगा प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था कि, तो इधर जब इनका युद्ध शुरू हो गया तो हुआ ये कि युद्ध लगातार चलता रहा। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ और धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा। चीन के हालात वैसे भी खराब थे, चीन में गृह युद्ध की लगभग स्थिति चल रही थी। उसी समय 1949 में एक ऐसा इंसान आया जिसने पूरी चाइनीज सभ्यता को हिला के रख दिया। उस इंसान का नाम था माओ तुंग, जिसको हम लोग माओ भी जानते हैं, और जिसने एक अपनी नई विचारधारा को प्रभावित किया, उसको हम लोग माओवादी विचारधारा बोलते हैं। तो 1949 में आए माओ। माओ ने पूरे चाइना पर कब्जा कर लिया। चाइना में सिर्फ एक पार्टी, उस पार्टी को ही उन्होंने कहा कि यही पार्टी अब चाइना में रहेगी, बाकी सारी पार्टियां खत्म कर दी जाएंगी। जैसे भारत में देखा होगा आपने कि एक तो बीजेपी है, एक कांग्रेस है, ये तो दो हो गई पूरे देश की पार्टियां, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो स्टेट की हैं। जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा सपा है, बसपा है, ऐसे लोकदल है कहीं कहीं, जैसे आप पार्टी दिल्ली में, ऐसे बहुत सारी पार्टियां। लेकिन चाइना में सिर्फ एक पार्टी है, उसी पार्टी के अंदर आप अपने अलग अलग तरीके का कैंडिडेट खड़े करिए, उसी पार्टी में जीतिए, लड़िए, जो भी करना है उसी में करिए। वो 1949 में माओ ने ये लागू किया था और सारी पार्टियों को, वहां से जितनी भी पार्टियां थी उनको सबको भगा दिया था।
अच्छा, माओ पहले से ही उस पार्टी में ज्वाइन था। उस पार्टी का नाम था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि CCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी बची पूरे चाइना में जो कि चुनाव कराएगी, और इसी के अंदर कैंडिडेट 2 3 4 जो भी खड़े करने करिए और इसी में चुनाव लड़िए। तो माओ ने परिवर्तन क्या किया, उसने पूरी कंट्री को मिलिटराइज कर दिया, यानी कि बहुत तेजी से मिलिट्री को भर्ती कराई और मिलिट्री में डेवलपमेंट्स कराना शुरू किए। उसने फार्मिंग में डेवलपमेंट्स कराना शुरू किए। उन्होंने बहुत सारे वेपन्स, हथियार, उसमें नई नई तकनीकी खोज करना, वैज्ञानिकों की टीम लगाई और बोला कि इस पे काम जारी करो। उसके बाद उसने इंजीनियरिंग, बिल्डिंग, इन सब पे बहुत काम किया। तो चाइना देखते देखते एकदम बहुत तेजी से ग्रो किया। माओ ने, जो कि मार्क्सवादी पार्टी थी, मार्क्सवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो पूंजीपतियों के विरोध में काम करती है। यानी उसका कहने का मतलब है कि आप पूंजी को जमा मत करिए, उसको कभी एकत्र मत करिए, वो आप किसी न किसी काम के लिए लगाइए। तो माओ ने एक स्टेटमेंट बोली, उसी स्टेटमेंट पर आज तक चाइना चल रहा है। माओ ने 1949 में ये बोला कि तिब्बत चाइना की हथेली है और लद्दाख यानी ये वाला पूरा एरिया इतना, नेपाल यानी ये वाला पूरा एरिया, सिक्किम यानी ये वाला पूरा एरिया, भूटान यानी ये वाला पूरा एरिया, नेपाल यानी अरुणाचल प्रदेश यानी ये वाला पूरा एरिया, ये 5 यानी 1 2 3 4 5, ये 5 इसकी उंगलियों के बराबर हैं और तिब्बत चाइना की हथेली है। माओ ने कहा हमको इन सब को अपने कब्जे में करना है, तब चाइना पूरे विश्व का गुरु हो पाएगा। ये माओ ने बोला था, मैं नहीं कह रहा हूं, ये माओ ने बोला। चाइना आज भी इसी बात पर चलता है और चाइना इन सब को अपने कब्जे में करने की कोशिश लगातार करता चला आ रहा है। 1976 में माओ की डेथ हो जाती है। तो जब माओ की डेथ हो जाती है उसके बाद जो है एक होते हैं ही जिनताओ, उनको बनाया जाता है वहां का पूरे देश का राष्ट्रपति। लेकिन उनका काम बस माओ की विचारधारा को आगे बढ़ाना था। उनके बाद जो अभी वर्तमान में है उनका नाम है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग आने के बाद पूरे के पूरे चाइना की इतिहास और इन सब चीज़ों में इतने बड़े परिवर्तन हुए कि आपको बताइए नई नई तकनीकियाँ, नई नई जुगाड़ें लाते हैं भारत को सिर्फ परेशान करने के लिए। तो मैं बताता हूँ कि इनके डेवलपमेंट्स क्या क्या रहे। तो अगस्त 2015 में शी जिनपिंग ने एक नई चाल चल दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया। समझौता में उन्होंने क्या बताया कि हम CPEC डेवलप कर रहे हैं, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर क्या करेगा, ये कॉरिडोर इस जगह से निकलेगा, यहाँ से, और ये कॉरिडोर यहाँ से निकलते 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 एक ऐसी रोड बनाई जाएगी जो यहाँ तक पहुंचे। यानी कि चाइना ये चाहता है कि भारत में पाकिस्तान ने पीओके हमारा ले लिया था इतना पार्ट, उस पर हम लोग करते हैं, भारत में जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि पीओके है यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसको हमें लेना ही लेना है कैसे भी करके। लेकिन चाइना यहाँ बना रही है एक रोड, और ये इन्होंने 2015 में इसकी शुरुआत कर दी थी। चाइना यहाँ पे एक रोड बना रही है, वो ये रोड यहाँ से यहाँ तक लाएंगे और रोड लाने के बाद वो अपने आप को इस जगह से जोड़ देंगे जो कि इधर वाली कंट्री को कनेक्ट करेगी, यानी पूरी की पूरी अरेबियन सी के पास इसको ले जाने की। और इधर बे ऑफ बंगाल, इसका भी इनका अलग सिस्टम चल रहा है। तो अब हमारा पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हम लोग चाहते हैं कि अपना मिले, क्योंकि ये 1949 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती हड़प लिया था। चाइना ने इस पूरे पीओके पर कब्जा करके पाकिस्तान की मदद की, और मदद करने के बाद कहा कि हम यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे। तो अपना पीओके इस वजह से खतरे पे रहता है हमेशा, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि अब हमें मिले, लेकिन चाइना इस पर नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि उसको हिंदुस्तान को दबाने के लिए इधर की कंट्रीज से, पूरी की पूरी जो इस साइड की कंट्रीज हैं
उनसे कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी करने के लिए उसको भारत की मदद लेनी पड़ती है हर बार, क्योंकि वो यहाँ से इंटर कर सके और इधर जा सके। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ मिल गए तो ये इतना रास्ता इन्होंने खोल लिया। ये इनका ऐसा था जिससे भारत आज भी उबर नहीं पाया। अब देखिए, ये जो बॉर्डर्स हैं यहाँ पे लद्दाख के बॉर्डर पर ये इतना पार्ट, हमेशा चाइना ये बोलता है कि लद्दाख का ये पार्ट हमारा है, और इस पर चाइनीज और इंडियन मिलिट्री दोनों लगी रहती हैं। हमेशा इसी पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो ये जो अक्साई चीन का एरिया था, अब इसमें डिस्प्यूट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि चाइना को एक सपोर्टर यहां से मिल गया, पाकिस्तान। अब जो चाइना का दूसरा दावा है वो है ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। अब हुआ क्या है, अरुणाचल प्रदेश को चाइना बहुत पुराने समय से अपना क्षेत्र मानता चला आ रहा है। लेकिन आप माने या ना माने, उससे हमको क्या मतलब है? हमें क्या करना है भाई? हमको पता है कि हमारा एरिया वहां तक है तो हमारा वहां तक है। आप माने या ना माने वो आपकी समस्या है। चाइना मानता चला आ रहा है, इधर अक्साई चीन को चाइना अपना पार्ट मानता है। अक्साई चीन को दबाने के लिए इनको मिला पाकिस्तान, और पाकिस्तान से इन्होंने अपना सिस्टम सेट कर लिया। अरुणाचल प्रदेश भारत को इधर दबाने के लिए इनको एक दोस्त चाहिए था, और दोस्त हमारा जो सबसे सगा दोस्त था वो था भूटान। यानी हमारे भूटान के साथ रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। अभी की कुछ समय पहले की बात है, चाइना के विदेश मंत्री और भूटान के विदेश मंत्री ने गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्योंकि भारत और भूटान के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, तो भूटान से अपेक्षा की जाती थी कि वो चाइना के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएगा। लेकिन भूटान की ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि वो चाइना के साथ मजबूरी में हाथ मिलाने को आगे बढ़ा, और चाइना ने उस पर दबाव बनाया कि वो उसका साथ दे। अब हुआ ये, अच्छा, मैं जो भी बात बोल रहा हूं ये कि गुप्त हस्ताक्षर हुए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। 1 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण दोनों न्यूज़पेपर ने इसी पर आर्टिकल छापे थे। आप चाहे तो पेपर उठा के दे सकते हैं। तो भूटान से चाइना के रिश्ते दोनों के कभी अच्छे नहीं थे। दोनों के विदेश मंत्री मिले, गुप्त वार्ता हुई, और चाइना की वन नेशन पॉलिसी को भूटान ने मान लिया। यानी भूटान अब वही करेगा जो चाइना कहेगा। चाइना ने भूटान से बोला कि आप हमको अपना मिलिट्री बेस बनाने का यहाँ पर इजाजत दें। तो जो ये एरिया है इतना भूटान का, यहाँ पर चाइना बनाएगा अपना मिलिट्री बेस, और वो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को यहाँ से काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये चाइना का करंट डेवलपमेंट है। चाइना अभी यही नहीं माना। चाइना ने क्या किया, ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, इस एरिया को बोलते हैं डोकलाम। डोकलाम जो है सिक्किम, और ये अपना सिक्किम है इतना, सिक्किम और भूटान के बॉर्डर पर डोकलाम का एरिया है। इस एरिया पर चाइना हमेशा से दांत कड़ाए बैठता है, और हमारे डोकलाम पर बहुत सारे विवाद चाइना के साथ हो चुके हैं इससे पहले। ये जो हिस्सा है इसको साक तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। साक तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चाइना ने कहा कि ये भी हमारी है। तो भूटान अब ये डर रहा है कि ये इतने अंदर घुस के बोल रहे हैं कि ये हमारी है। तो चाइना का तर्क ये था कि भैया जब अरुणाचल प्रदेश हमारा है तो ये भी हमारा है। अब भूटान डरा हुआ है कि अगर ये मिलिट्री बेस बन गया तब तो ये गया, अगर नहीं बना तो चाइना जो है वो इसको हर बार डराता है, इसीलिए कि हमको इतना हिस्सा दे दो। तो अब भूटान के पास ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। अब आपको बताते हैं चाइना की विस्तारवादी नीति में चाइना ने किस पर कब्जा कर रखा है। तो 1919 में चाइना ने मंगोलिया पर, 1945 पर मंचूरिया पर, 1949 में ईस्ट तुर्किस्तान पर, 1951 में तिब्बत पर कब्जा जमा लिया। अब जब चाइना ने इतने देश पर कब्जा कर लिया तो अब उसकी नजर है अरुणाचल प्रदेश, इधर डोकलाम और इधर अक्साई चीन पर, उसके बाद भूटान, नेपाल। मतलब चाइना की विस्तारवादी नीति बहुत खतरनाक होती चली जा रही है। तो इतना ये हो गया। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, तिब्बत का एरिया जो है, जो
इतना है तिब्बत का एरिया। यहाँ पर तिब्बत में भूटान के पास एक सड़क है जो लगभग 477 किलोमीटर की है। उस सड़क को चाइना ने हमेशा विवादित रहने दिया, क्योंकि वो सड़क भारत से लगती है, भूटान से लगती है। चाइना चाहती है कि वो सड़क हमेशा विवादित रहे, क्योंकि उसी सड़क के जरिए उनके सारे हमले होते रहें और भूटान को दबाया जा सके। ये इनका प्लान बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है। वो टिपिकल मुसलमान लोग जो अपने आप को बताते हैं कि मैं भारत में रहता हूँ, लेकिन भारत के जितने भी राज हैं, यानी जो सीक्रेट चीज़ें हैं जो कोई आदमी नहीं बोलता, वो माइक पर चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बता देते हैं कि हमारी ये समस्या चल रही है। जैसे शाहीन बाग में CAA NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, आपने देखा बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला। तो उसमें एक प्रोटेस्ट करने वाले थे मुस्लिम, जिसका नाम था शर्जील इमाम। तो शर्जील जो साहब थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक चीज का जिक्र किया, और वो जिक्र था इतनी जगह का। ये यहां से यहां तक ध्यान से देखिए, इस चीज का जिक्र था। ये रास्ता 22 किलोमीटर लंबा है सिर्फ, और ये रास्ता इतने एरिया, ये 22 किलोमीटर रास्ता लंबा ही हमको इतने एरिया से जोड़ के रखता है। यानी अगर ये रास्ता कट जाए तो भारत का इतना हिस्सा, लगभग 7 राज्य जो हैं वो गायब हो जाएंगे। तो अब देखिए, इस रास्ते को नाम दिया गया था चिकन नेक। चाइना ने क्या किया, लगभग 1962 का जब युद्ध हम लोग चाइना से हारे थे, चाइना तब से इसी चिकन नेक के पीछे पड़ा है, और वो कहता है कि ये 22 किलोमीटर का रास्ता कैसे भी करके काटना है, जिससे भारत की जितनी भी मदद है वो यहाँ पर ना पहुंच पाए। देखिए, एक बंगाल में एक नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था। वो ये बंगाल का एरिया था इतना, और ये बंगाल का एरिया यहाँ तक लगा था। तो जब बंगाल का एरिया यहाँ तक था, तो यहीं के एक गांव में चाइनीज ने पैसे देकर, फंड से एक नए आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसको नक्सलवादी आंदोलन बोलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या अभी भी चली आ रही है। तो चाइना हमको हर तरफ से घेरने की कोशिश में है। इधर अक्साई चीन पे, डोकलाम पे, अरुणाचल प्रदेश में, चिकन नेक के पास भूटान से दोस्ती कर रही है, पाकिस्तान से कर रही है, अफगानिस्तान से कर रही है। अब म्यांमार के साथ भी ये अपने रिश्ते बढ़ाने की सोच रहे हैं। आप सोचिए कि इस समय भारत पर कितना प्रेशर होगा अपने आप को इन सब लोगों से बचा के रहने का। जो अभी रजत शर्मा का इंडिया टीवी पर शो आता है, तो उसमें हमारे विदेश मंत्री साहब आए थे, एस जयशंकर साहब। तो उनसे पूछा गया कि चाइना में मतलब क्या है एग्जैक्ट में पोजीशन, तो उन्होंने बताया कि चाइना के साथ समस्याएं तो चल रही हैं, यानी कुछ भी नॉर्मल है नहीं वहाँ पे। तो जब कुछ भी नॉर्मल नहीं, तो उन्होंने बताया कि इतने एरिया पर हमेशा कुछ सैनिक उनके आगे बढ़ते हैं, कुछ हमारे बढ़ते हैं, रोज लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो ये जो हमने आपको समझाई, ये चाइना का करंट डेवलपमेंट है। देखिए, सिंधु जल विवाद तो हमारा पाकिस्तान के साथ पहले से चला आ रहा है। जो यहाँ से तिब्बत से निकली हुई सिंधु नदी है, तो इसका पानी यहाँ से इंटर होता है और यहाँ से इधर जाता है। तो एक ट्रीटी के हिसाब से हम सिर्फ 20% ही पानी का यूज कर सकते हैं। ये तो विवाद चलता ही आ रहा है। चाइना के साथ विवाद खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। चाइना जब भी मौका भी देखा होगा, बीच में आपने बहुत बार की चाइना से हमारे लड़ाइयाँ होती रही हैं। तो ये पूरा एनालिसिस था करंट डेवलपमेंट आपके साथ, जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस चल रहे हैं उनमें। तो ये खतरे का विषय है और ये खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए भारत में जितने भी लोग रहने वाले हैं, उनसे बस इतना बोलना है कि आप अपने भारत देश के साथ खड़े रहें। और जैसे शर्जील भैया जो हैं चिल्ला के बोले कि 22 किलोमीटर का रास्ता है, चिकन नेक है, इसको काट दो तो भारत उधर से जुड़ नहीं पाएगा, तो उधर से चाइना की एंट्री हो जाएगी और हमको ये मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। भारत और चाइना का अभी जो रिश्ता चल रहा है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड टाइम पर चल रहा है। आगे किसी न किसी टॉपिक पर आपसे जल्दी ही बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।